एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसर क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आज के इस लेक्चर में मैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम के लिए मध्यकालीन भारत को यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठा करिए। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आपके सिलेबस में मध्यकालीन भारत में जो मेंशन किया गया है उसमें सबसे पहले मेंशन किया गया है दिल्ली सल्तनत के बारे में। आज इस वीडियो में मैं शुरुआत दिल्ली सल्तनत से ही करने वाली हूँ। मेरी आवाज़ में थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैं रीज़न बता चुकी हूँ, मेरे छाले अभी भी ठीक नहीं हुए हैं और मुझे घर जाना है राखी के लिए अचानक से। इस वजह से मुझे ये वीडियो देना बहुत ज़रूरी था, तो फिर इस वजह से मैंने इस वीडियो को अभी 4 बजे हैं तब रिकॉर्ड करना शुरू किया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा आज मैनेज कर लीजिएगा। हेडिंग करिए आप लोग दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आपको सबसे पहले पढ़ना है गुलाम वंश के बारे में। किसके बारे में? गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश। अगर मैं गुलाम वंश की बात करूं तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि गुलाम वंश आपका बेसिकली कब से कब तक रहा है। अगर मैं गुलाम वंश की बात करूं तो याद रखिएगा 1206 से 1290 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से आपके विख्यात हुए थे। ठीक है। अगर मैं बात करूँ संस्थापक की तो संस्थापक में आपको याद रखना है कि संस्थापक कौन थे। तो इस तरीके से सब हेडिंग करिएगा संस्थापक। संस्थापक में याद रखिएगा कि गुलाम वंश जो है, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, याद रखेंगे इतना। अगर मैं बात करूँ इनके अन्य नामों की तो इनके अन्य नाम भी थे। अन्य नाम में जैसे आपको याद रखना है कि अन्य नाम इनका क्या था। इनका जो अन्य नाम था वो था आपका कौन सा? कुरान खां। इनको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। क्या? कुरान खां। कुरान खां। कुरान खां। और क्या बोला जाता था? और इनको जो है बेसिकली लाख वक्स भी कहा जाता। क्या? लाख वक्स। लाख वक्स भी बोला जाता था। लाख वक्स। याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। लाख वक्स के नाम से किसे जाना जाता था? पूछा गया एग्जाम में, तो याद रखिएगा आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस चीज़ को आपको ज़रूर से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो कुरान खां तो आप लोग ज़रूर से ही याद रखिएगा कि ये पूछा गया है, कुरान खां। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूँ राज्याभिषेक की कि आपके जो गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक रहे हैं, इनका राज्याभिषेक कब हुआ है? तो याद रखिएगा कि इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1206 में हुआ था। कब हुआ था? 1206 में हुआ था। तो आपको राज्याभिषेक हेडिंग करके यहाँ पर 1206 नोट कर लेना है कि 1206 ईस्वी में इनका जो है बेसिकली क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनकी राजधानी की तो इनकी राजधानी याद रखिएगा, इनकी राजधानी कहाँ पर थी? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। क्या थी? लाहौर इनकी राजधानी थी, लाहौर। ठीक है, लाहौर। इसके बाद अगर मैं बात करूं निर्माण कार्य की तो कुतुबुद्दीन ऐबक में आपको याद रखना है कि इन्होंने किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया, जैसे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का, राई दिन का झोपड़ा अजमेर में है इसका, कुतुब मीनार का निर्माण जो है कार्य इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, बनवाया नहीं था, प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर आपको हेडिंग कर लेनी है निर्माण। तो अपनी कॉपी में यहीं पर हेडिंग करिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है इस वजह से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। निर्माण में आपको लिखना है कि इन्होंने किन किन चीज़ों का निर्माण बेसिकली करवाया हुआ है। तो याद रखिएगा सबसे पहला कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम। ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम। दूसरा आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है राई दिन का झोपड़ा। क्या? राई दिन का झोपड़ा। राई दिन का झोपड़ा जो है, राई दिन का झोपड़ा ये इस बेसिकली किसने बनवाई थी? ये आपकी मस्जिद है। राई दिन का झोपड़ा आपका मस्जिद है। अब इसको अगर एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए तो एटलीस्ट आपको पता रहे कि ये मस्जिद है और ये कहाँ पर है। तो ये अजमेर में बनवाई थी। कहाँ पर? अजमेर में बनवाई थी। तीसरा आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कुतुब मीनार जो है आपके, कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, निर्माण कार्य शुरू करवाया, निर्माण कार्य
कार्य आपका जो है इन्होंने क्या किया था, प्रारंभ किया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इन्होंने प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं कुतुब मीनार की बात करूं तो कुतुब मीनार के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं कुतुब मीनार की बात करूं तो याद रखिएगा कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य तो आपका किसने प्रारंभ किया था, तो आपका आंसर होगा मैम कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वेरी गुड। तो अगर निर्माण कभी पूछा जाए तो निर्माण में आपको याद रखना है कि कार्य किसने प्रारंभ किया था, निर्माण कार्य। तो कार्य प्रारंभ हेडिंग करिएगा, कार्य प्रारंभ जो किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगर मैं पूछूं आपसे कि पूरा किसने करवाया था, तो पूरा जो करवाया था, जो पूरा करवाया था आपकी कुतुब मीनार को, तो वो आपका किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने, इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, इल्तुतमिश, याद रखेंगे आप लोग। अगर मैं पूछूं आपसे कि जो आपका कुतुब मीनार है, इसकी चौथी मंजिल जो है, इसके स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण किसने करवाया था। जब चौथी मंजिल टूट गई थी तो चौथी मंजिल जो है आपकी 4वीं मंजिल, 4वीं जो मंजिल थी, यानी कि जो चौथी मंजिल थी, चौथी मंजिल के स्थान पर, चौथी मंजिल के स्थान पर, स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण किसने करवाया था। तो 2 और मंजिलों का निर्माण अगर पूछा जाए तो फिरोज शाह आपके तुगलक ने करवाया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कुतुब मीनार जो हैं, इनका निर्माण कार्य किसने प्रारंभ करवाया। आपको याद रखना है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो कार्य है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था। पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि चौथी मंजिल टूट जाने के बाद इसके स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। 3 पॉइंट आपको अपने दिमाग में, अपने दिल में बैठा के रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कुतुब मीनार के बारे में। ठीक है, आइए एक बार देखते हैं गुलाम वंश। मैंने आपको बताया गुलाम वंश का समय आपको मैंने बताया 1206 से 1290। इसके बाद मैंने बताया कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है संस्थापक थे। इनको अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे कुरान का लाख वक्स के नाम से भी जाना जाता था। राज्याभिषेक इनका 1206 में हुआ था। इनकी राजधानी लाहौर थी। निर्माण में इन्होंने जो है कुब्बत इल इस्लाम मस्जिद का, 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि एक मस्जिद है। अब झोपड़ा मत कर दीजिएगा, कभी पूछा जाए कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, झोपड़ा है, घर है, मस्जिद है, क्या है, मीनार है, तो याद रखिएगा ये आपकी मस्जिद है, जो कि अजमेर में इसका निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इन्होंने प्रारंभ करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। पूरा आपका इल्तुतमिश ने करवाया। 2 और मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। दैट्स इट। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है इनके बारे में, किन के बारे में आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो नीचे पॉइंट नोट करिएगा, निर्माण के बाद नोट करिएगा मृत्यु। ठीक है, मृत्यु। अगर मैं मृत्यु की बात करूं तो मृत्यु में आप लोगों को याद रखना है कि इनकी मृत्यु किस तरीके से हुई थी। तो चौगान जो आपका खेल है, चौगान खेलते समय इनकी जो है 1210 में लाहौर में जो 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या खेलते समय, चौगान। तो यही पूछा जाता है चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी। तो चौगान के खेल में 1210 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। कब, 1210 में। ठीक है, 1210 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, इनको कहाँ पर दफनाया गया था, तो इनको जो है लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ पर, लाहौर में दफनाया गया था। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि लाहौर में इनको दफनाया गया था। तो ये रहा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सारी चीज़ें। अब हम जानते हैं आपका जो गुलाम वंश में नेक्स्ट आपका जो सुल्तान था उसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में। आइए जानते हैं इल्तुतमिश को। तो आपको गुलाम वंश में दूसरी हेडिंग करना है क्या, इल्तुतमिश। ठीक है, दूसरी हेडिंग करिएगा इल्तुतमिश। अगर मैं इल्तुतमिश की बात करूं तो इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। क्या था, ये दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। तो नोट करिएगा सबसे पहले तो आप लोग यही चीज़ कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन सा था। तो दिल्ली का प्रथम जो मुस्लिम शासक था वो इल्तुतमिश था, और ये एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको नोट करना है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, दिल्ली का प्रथम जो मुस्लिम शासक था वो कौन था। तो दिल्ली का प्रथम जो मुस्लिम शासक था वो इल्तुतमिश था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप लोग। दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसे आपका जो है सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी। ठीक है, तो आपको यही नोट कर लेना है, दिल्ली का पहला सुल्तान, दिल्ली का पहला सुल्तान, दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने
सुल्तान, जिसने सुल्तान के पद की, सुल्तान के पद की स्वीकृति, सुल्तान जो पद है इस पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी। कहाँ से? खलीफा से प्राप्त की थी। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। खलीफा से प्राप्त की थी। अगर मैं बात करूँ इल्तुतमिश की, तो इसको क्या बोला गया है? इसको बेसिकली गुलामों का गुलाम बोला गया, मतलब गुलाम का गुलाम बोला गया है। इसको अन्य नाम आपको नोट कर लेना है, अन्य नाम, अन्य नाम नोट करिएगा। इल्तुतमिश जो है इसका अन्य नाम क्या था? इनका अन्य जो नाम था, याद रखिएगा, इनका जो अन्य नाम था वो था गुलाम, गुलाम का गुलाम का गुलाम, ठीक है, गुलाम का गुलाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि किसको गुलाम का गुलाम बोला जाता है, तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश जो है इसको गुलाम का गुलाम बोला गया है, याद रखेंगे आप लोग। मंगोल नेता जो चंगेज़ खां था वो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये पूछा गया है कि किसके शासनकाल में चंगेज़ खां भारत की उत्तर पश्चिम जो आपकी सीमा है इस पर आया था। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको यहाँ पर नोट करना है मंगोल नेता चंगेज़ खां, मंगोल नेता चंगेज़ खां, मंगोल नेता चंगेज़ खां भारत की उत्तर पश्चिम, भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था, ठीक है। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। भारत में सल्तनत काल में, भारत में जो है सल्तनत काल में ही सबसे पहले आपके अरबी के सिक्के चलाए गए थे। किसके? अरबी के सिक्के चलाए गए थे। इस चीज़ को आपको याद रखना है। शुद्ध अरबी के जो सिक्के हैं वो कब चलाए गए थे? तो भारत में सल्तनत काल में ही चलाए गए थे, और वो भी इल्तुतमिश के समय पर ही चलाए गए थे। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपको नोट करना है भारत में सल्तनत काल में, भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए, ठीक है। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए, ठीक है। शुद्ध अरबी सिक्के कब चलाए गए थे? तो सल्तनत काल में ही चलाए गए थे, जिसमें चांदी का टंका और तांबे का जीतल आपको याद रखना है। क्या? चांदी का टंका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो टंका है ये किसका था? चांदी का था। और तांबे का जीतल था। जीतल किसका था? तो तांबे का जीतल था। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तांबे का जीतल एंड चांदी का टंका, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा शुरू की गई। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो आपको यहीं पर नोट कर लेना है, यहीं पर नोट करिएगा इस तरीके से, इसी में पॉइंट बनाकर नोट करिएगा कि सिक्कों पर, जो आपके सिक्के थे, आपके सिक्कों पर टकसाल का नाम, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा शुरू की गई, ठीक है। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसने जो है अपना दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ये जानना है कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? इल्तुतमिश। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसने दिल्ली को आपका जो है राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो इल्तुतमिश आपको याद रखना है, ठीक है। इसने दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थापित किया था,
ठीक है। राजधानी के रूप में स्थापित किया था किसने? इल्तुतमिश ने किया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इल्तुतमिश के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी गई है। एक बार मैं फटाफट से इसका रिवीजन कराती हूँ। अगर मैं इल्तुतमिश की बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि इल्तुतमिश जो है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। क्या था? ये दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश जो है पहला मुस्लिम शासक था। फर्स्ट मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश, याद रखिएगा। ठीक है, ये पहला सुल्तान था जिसे सुल्तान पद की जो है आपकी स्वीकृति कहाँ से? खलीफा से प्राप्त हुई थी। ये पहला सुल्तान ही था, ये पहला सुल्तान था जिसे सुल्तान पद की जो आपकी बेसिकली जो आपकी सुल्तान पद की स्वीकृति है खलीफा से प्राप्त हुई थी। इसका अन्य नाम गुलाम का गुलाम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम जो है गुलाम का गुलाम है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी के शासनकाल में जो मंगोल नेता था चंगेज खां, मंगोल नेता चंगेज खां, कई बार एग्जाम में पूछा गया है चंगेज खां, चंगेज खां। ये आप जो चंगेज खां हैं, चंगेज खां जो है आपका ये उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में ही आपका आया था। इसी के शासनकाल में शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए गए जिसमें चांदी का टंका और आपका जो है तांबे का जीतल था। सिक्कों पर टकसाल का नाम, सिक्कों पर टकसाल का नाम जो है, टकसाल का नाम लिखने की जो परंपरा है इसी के शासनकाल में शुरू की गई थी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस दिल्ली को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं शासक की बात करूँ गुलाम वंश में तो याद रखिएगा किसको आपको याद रखना है? रजिया सुल्तान को। क्या? रजिया सुल्तान को। अब रजिया सुल्तान के बारे में बस आपको एक ही पॉइंट जानना है कि जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान है ये मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी। तो रजिया सुल्तान के बारे में बस मात्र एक पॉइंट नोट करिएगा, मात्र एक पॉइंट है आपका कि मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका। ठीक है, शासिका। इस चीज़ को याद रखिएगा कि मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका अगर कभी पूछा जाए तो रजिया सुल्तान आपको करेक्ट करना है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका सुल्तान था वो कौन था? बलबन। तो आपको हेडिंग करना है बलबन, और बलबन के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर जाननी है। अगर मैं बलबन की बात करूँ, देखिए सीक्वेंस आप सभी को याद रखना है। सीक्वेंस आपका क्या था? सबसे पहले कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर बलबन। अगर मैं बलबन की बात करूँ तो बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का जो पूरा नाम था, बलबन का पूरा नाम था आपका गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था इनका? गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन आपको यहाँ पर याद रखना है कि गयासुद्दीन बलबन जो हैं ये कौन थे? बलबन का ही पूरा नाम था, कोई अलग नहीं था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अन्य नाम की तो अन्य नाम आपको याद रखना है कि अन्य नाम इनका क्या था? तो अन्य नाम इनका था आपका अलुग खां। क्या था? अलुग खां था। ठीक है, अलुग खां था। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, अलुग खां था इनका। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करती हूँ किसकी? वास्तविक नाम की। तो इनका वास्तविक नाम कुछ और था। वास्तविक नाम अगर मैं वास्तविक नाम की बात करूं तो बलबन जो है इनका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। क्या था? बहाउद्दीन इनका जो है क्या था? इनका वास्तविक नाम था। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं इनके बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। जैसे जो बलबन है इन्होंने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि रक्त एवं लौह की नीति, लौह नीति बलबन ने अपनाई। ठीक है, बलबन ने ही अपनाई थी, बलबन ने अपनाई। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग किसने अपनाई? बलबन ने अपनाई। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर जानना है कि जो बलबन थे इनके राजत्व की दो विशेषताएं थी। कौन सी? सुल्तान का जो पद है वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, ऐसा बलबन ने कहा। सुल्तान का निरंकुश होना अनिवार्य है, ऐसा भी बलबन ने कहा। तो आपको यहाँ पर नोट करना है कि बलबन जो है बलबन के राजत्व की विशेषताएं, बलबन के राजत्व की जो दो विशेषताएं हैं वो कौन सी हैं? तो आइए जानते हैं। इन दो विशेषताओं में सबसे पहले आपको कौन सा याद रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है सुल्तान का जो पद है, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। सुल्तान पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। दूसरा आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि सुल्तान का निरंकुश होना अनिवार्य है। सुल्तान का निरंकुश होना अनिवार्य है,
अनिवार्य है। याद रखेंगे आप लोग कि बलबन जो हैं इनके राजत्व की दो विशेषताएं कौन सी थी? सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और सुल्तान का निरंकुश होना अनिवार्य है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और भी जाना है आपको, जैसे राजा जो है, राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। ये आपको याद रखना है कि ये किसके शासनकाल में कहा गया, तो ये बलबन के शासनकाल में कहा गया। नोट करिएगा कि राजा, इसने बोला कि राजा जो है जिल्ले अल्लाह, जिल्ले अल्लाह या जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही, जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। अर्थात क्या? ईश्वर का प्रतिबिंब है। इसका मतलब भी याद रखना है कि अर्थात इसका मतलब क्या है? अर्थात इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब है। ईश्वर का प्रतिबिंब है कौन? राजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजा किसके मतलब प्रतिबिंब है? ईश्वर का। क्या कहा गया इसको? जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही कहा गया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसने ही सिजदा और पाबोस की रीतियाँ प्रारंभ की थी। किसकी? सिजदा और पाबोस। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है, इन्होंने सिजदा, अभी बताती हूँ सिजदा क्या है। सिजदा और पाबोस आपके जो हैं, इनकी आपकी जो रीतियाँ हैं, सिजदा और पाबोस की रीतियाँ प्रारंभ की। अगर मैं सिजदा की बात करूँ तो सिजदा को समझिएगा। अगर मैं सिजदा की बात करूँ तो सिजदा का मतलब होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, ये होता है आपका मतलब किसका? ये होता है आपका सिजदा। ठीक है, अभिवादन करना। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया? मैंने नेक्स्ट बताया पाबोस। अगर मैं पाबोस की बात करूं तो पाबोस याद रखिएगा, पाबोस का मतलब है आपका सुल्तान जो है, सुल्तान के चरणों को चूमना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिजदा और पाबोस आपको याद रखना है। ठीक है, क्या है? सिजदा और पाबोस आप लोगों को याद रखना है कि सिजदा क्या है और पाबोस क्या है। सिजदा क्या है और पाबोस क्या है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस बलबन के बारे में आपको याद रखना है। देखिए, ईश्वर भी चाहता है कि इसी स्लाइड में आपकी सारी चीज़ें हो जाएं, तो अपने आप पता नहीं क्या हो गया कि ये जो नोट्स नाम का स्लाइड था वो थोड़ा सा नीचे आ गया है ना। तो आइए हम इसी वाले स्लाइड में जान लेते हैं। नौरोज आपका एक फ़ारसी त्यौहार है। नौरोज क्या है? एक फ़ारसी त्यौहार है। पहला तो ये याद रखना है कि नौरोज हमारा एक फ़ारसी त्यौहार है। क्या है? फ़ारसी त्यौहार है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है नौरोज के बारे में कि नौरोज क्या है, तो नौरोज एक फ़ारसी त्यौहार है। नौरोज प्रथा का प्रारंभ, नौरोज प्रथा आरंभ किसने की थी? तो नौरोज प्रथा आरंभ की थी बलबन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप लोग। अपार्ट फ्रॉम दिस बलबन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको जाननी है कि जो बलबन है, इन्होंने सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। इन्होंने सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है दीवान ए अर्ज की स्थापना की। दीवान ए अर्ज क्या है? ये सैन्य विभाग है। ये भी याद रखना है कि ये एक सैन्य विभाग है, पूछा जाता है मैचिंग में। तो सैन्य विभाग है दीवान ए अर्ज, इसकी स्थापना बलबन ने ही की थी। किसने की थी? बलबन ने की थी। नियामत ए खुदाई का सिद्धांत दिया। किसका? नियामत ए खुदाई, नियामत ए खुदाई का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये जो सिद्धांत है ये हमारा दिया जाता है किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। सो इतनी चीज़ें बलबन के बारे में आपने जान ली। एक बार इनको फटाफट से हम रिवीजन करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसी में आपको रिवीजन करवाती हूँ, आप लोग बस लिखिएगा। अगर मैं बात करूँ बलबन की, तो बलबन का पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। अन्य नाम क्या था? उलुग खां था। वास्तविक नाम बहाउद्दीन। ये पहला सुल्तान था जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। पहला कि सुल्तान का जो पद है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना अनिवार्य है। ये इनके राजत्व की विशेषताएं थीं। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने कहा है कि राजा जो है जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। ये बलबन ने ही कहा है। ठीक है, बलबन ने ही सिजदा और पाबोस की रीतियां आरंभ की थी। सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना। पाबोस क्या था? पाबोस का मतलब है पाबोस पैर, यानी कि पैर। पाबोस यानी कि सुल्तान के चरणों को चूमना। नौरोज एक फारसी त्यौहार है जिसका प्रारंभ जो है किसने किया था? बलबन ने किया था। सैन्य विभाग की स्थापना की दीवान ए अर्ज नाम का, और एक नियामत ए खुदाई जो है इसका सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। क्लियर हुआ इतना?
अब यहाँ पर जो मैं आपको एक बार बेसिकली कुतुब मीनार के बारे में बताई हूँ, जल्दी से इसका भी रिवीजन करते हैं। अगर मैं कुतुब मीनार की बात करूँ तो कुतुब मीनार में मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनिएगा, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, मुझे दर्द है लेकिन कोई बात नहीं, मुझे दर्द है लेकिन कोई बात नहीं, आपको बस अच्छे से पढ़ाई करना है, आपको पढ़ाई करना है, अपने नोट्स खुद से बनाने हैं। अगर मैं कुतुब मीनार की बात करूं तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इनका जो कार्य जो है वो प्रारंभ किसने किया था। कुतुब मीनार का कार्य जो प्रारंभ किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि संस्थापक हैं गुलाम वंश के। इसके बाद पूरा किसने करवाया? तो पूरा याद रखिएगा इल्तुतमिश ने करवाया। किसने? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ठीक है, अब मिस है तो इसका मतलब लड़की मत समझ लीजिएगा, नहीं भाई, रजिया सुल्तान ही पहली सुल्तान थी आपकी, भारत की पहली महिला, आपकी जो शासिका थी, भारत की पहली महिला शासिका मध्यकालीन भारत में, याद रखिएगा वो कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद होता ये है कि जो कुतुब मीनार थी, इसकी जो चौथी मंजिल थी ये टूट जाती है, तो इस मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण किसने करवाया? आपका आंसर होगा मैम फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फिरोज शाह तुगलक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिरोज शाह तुगलक आपको याद रखना है। क्लियर हुआ इतनी चीज़ें? अगर क्लियर हुई हैं तो तुरंत एक लाइक ठोकिए अपनी मैम के लिए, याद रखेंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट आपका जो है डायनेस्टी खिलजी वंश की तरफ। अगर मैं दिल्ली सल्तनत में बात करूं तो सबसे पहले आपने क्या देखा? सबसे पहले देखा आपने गुलाम वंश। सीक्वेंस रट जाना है आपको, मैं इतनी बार रिपीट करूंगी, 1 सेकेंड, मैं इतनी बार रिपीट करूंगी कि आप लोगों को यहाँ पर याद हो जाएगा, आई प्रॉमिस। बस आपको अपना एफर्ट पूरा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग करिएगा खिलजी वंश, आपको हेडिंग करनी है खिलजी वंश। खिलजी वंश आपको यहाँ पर हेडिंग कर लेनी है। अगर मैं खिलजी वंश की बात करूँ तो ये आपका कब से कब तक रहा? ये 1290 से 1320 तक रहा। 1290 से 1320 आपको यहाँ पर याद रखना है, याद रखेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। अब हम दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश स्टार्ट किए हैं, तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले आपको कौन सा शासक याद रखना है? आपको याद रखना है कि खिलजी वंश जो है, इनके प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी थे, इन्होंने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो आपको नोट करना है क्या? आपको नोट करना है, आपको नोट करना है आपका जलालुद्दीन खिलजी। तो नोट करिए यहाँ पर जलालुद्दीन, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी। अगर मैं जलालुद्दीन खिलजी की बात करूं तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में आपको ज़्यादा नहीं जानना है, बस आपको इतना सा ही जानना है कि जो जलालुद्दीन खिलजी हैं ये संस्थापक हैं खिलजी वंश के। तो आपको यहाँ पर नोट कर लेना है संस्थापक, आपको इस तरीके से सब हेडिंग करना है संस्थापक। संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी स्वयं है, ठीक है। जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी क्या है? यही आपके संस्थापक माने जाते हैं किसके? खिलजी डायनेस्टी के, याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं राज्याभिषेक की, तो इनका राज्याभिषेक देखिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछा गया है। तो इनका राज्याभिषेक याद रखिएगा कि इनका जो राज्याभिषेक है ये 1290 ईस्वी में हुआ था। कब? 1290 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो राज्याभिषेक है ये किलो खरी है किलो गढ़ी में हुआ था। कहाँ पर? किलो खरी, किलो खरी, या फिर जिसे आप कीलूगढ़ी कहेंगे, कीलूगढ़ी, दोनों ही नाम आपको याद रखना है। कीलूगढ़ी में जो है इनका बेसिकली राज्याभिषेक हुआ था। दैट्स इट, आपको बस इनके बारे में 2 ही पॉइंट जानने थे। पहला संस्थापक, ये संस्थापक हैं आपके जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के। राज्याभिषेक 1290 में इनका राज्याभिषेक होता है। कहाँ पर? किलूखरी या किलूगढ़ी में इनका राज्याभिषेक होता है, ठीक है। किलूखड़ी या किलूगढ़ी के जो महल हैं इनमें इनका राज्याभिषेक होता है। इसके बाद आपको जानना है किसके बारे में? इसके बाद आपको हेडिंग करना है अपनी कॉपी में खिलजी वंश में नेक्स्ट आपका जो शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में आपको जानना है अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इतनी तकलीफ़ हो रही है आज बोलने में, लेकिन मेरा ये लेक्चर देना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं वहाँ से 1 तारीख को वापस आऊँगी और तब तक के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और ना तो पहले से पता होता है कब जाना है कब नहीं जाना है। ऐसे होता है जब आप दूसरे के अंडर में रहते हो ना तो कुछ पता नहीं होगा आपको। चलिए, आपको यहाँ पर नोट करना है उपाधि कौन सी धारण करके रखी थी। अगर मैं उपाधि की बात करूँ तो अलाउद्दीन ने जो उपाधि धारण करके रखी थी वो सिकंदर द्वितीय शाही की। किसने? सिकंदर द्वितीय शाही की। सिकंदर द्वितीय शाही जो उपाधि धारण करके रखी थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण करके रखी थी, ठीक है।
पहला सुल्तान जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति था जफर खां। कौन था? जफर खां। और यही जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। तो पूछा जाता है जफर खां कौन था? अलाउद्दीन का सेनापति था। अलाउद्दीन का सेनापति कौन था? जफर खां, जो कि मंगोलों के विरुद्ध जो है लड़ते हुए मारा गया था। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए कौन मारा गया? जफर खां। ठीक, तो आपको नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या नोट करना है? नेक्स्ट पॉइंट नोट करना है पहला सुल्तान जिसने धर्म पर पहला सुल्तान जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। क्या? धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। याद रखेंगे, धर्म पर राज्य का नियंत्रण किसने स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। याद रखिएगा, अलाउद्दीन का प्रारंभ आपका जो प्रसिद्ध सेनापति था वो कौन था? तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको यही नोट कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको नोट करना है अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? तो प्रसिद्ध सेनापति था जफर खां। कौन था? जफर खां। याद रखिएगा, जफर खां। ये जो है आपका मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। याद रखिएगा। ठीक, तो कौन मारा गया था? जफर खां मारा गया था। कौन था? ये अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति था। ठीक है। मलिक कफूर की अगर मैं बात करूं तो मलिक कफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। इसे 1000 दीनार भी कहते हैं। किसे? मलिक कफूर को। तो आपको क्या नोट करना है? आपको नोट कर लेना है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट मलिक कफूर के बारे में, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। सो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? 1 सेकेंड। आपको लिखना है मलिक कफूर को कपूर मत कर दीजिएगा, ये कफूर है। ठीक है। मलिक कफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। ठीक है। किसके दौरान? गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। इसे 1000 दीनार भी कहा जाता है। इसे 1000 दीनार भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1000 दीनार भी कहा जाता है। ठीक है। सो आप लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अभी तक इतना जाना। आगे और भी पॉइंट्स आपको जानने हैं। जैसे पहला सुल्तान जिसने भूमि का पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया वो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, घरों और जो झोपड़ियां हैं इन पर कर, और चराई कर, दुधारू जो पशु हैं उन पर लगने वाले कर को चराई कर कहा गया। इन सभी को बेसिकली किसने शुरू किया? इन सभी को अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। खिलजी ने ही उपज का 50% भूमि कर यानी कि खराज के रूप में निश्चित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सभी को हम नोट करते हैं। आप इसको नोट करिए, मैं इसको हटाती हूँ, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए। मुझे दर्द है कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को लगे रहना है। और मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि समय से पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, और वो मैं करके रहूँगी। पिछली बार भी मैंने किया हुआ था और इस बार भी मैं करूँगी। नोट किया आप लोगों ने? अब आपको यहाँ पर नोट करना है नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या नोट करना है? नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर आपको नोट करना है अलाउद्दीन जो खिलजी हैं, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि का पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। तो आपको यही नोट कर लेना है। देखिए, पहला सुल्तान जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान
लगान वसूल करना आरंभ किया, लगान वसूल करना आरंभ किया। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर नोट करना है आपको, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर नोट करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कि दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज, मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज। नेक्स्ट यहाँ पर नोट करिएगा सार्वजनिक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट यहाँ पर नोट करिएगा घरी कर, घरी कर। जो घरी कर है ये क्या है भाई? घरी कर की अगर मैं बात करूँ तो घरी कर है घरों और झोपड़ियों पर लगने वाला कर। तो घरों और झोपड़ियों पर, घरों और झोपड़ियों पर, घरों और झोपड़ियों पर लगने वाला कर, घरों और झोपड़ियों पर लगने वाला कर, लगने वाला कर, लगने वाला कर। ठीक है, घरों और झोपड़ियों पर लगने वाला कर। इसके बाद आपको यहाँ पर नोट करना है चराई कर। अगर मैं चराई कर की बात करूँ, घरी कर, इसके बाद आपको याद रखना है चराई, चराई, चराई कर, चराई कर। चराई आप जानते हैं ना, चराई कर। तो चराई कर आपका क्या था? चराई जो कर था ये था दुधारू पशुओं पर। किस पर था? दुधारू पशुओं पर। तो दुधारू पशुओं पर, दुधारू पशुओं पर। ठीक है, किस पर? दुधारू पशुओं पर आपका लगने वाला कर। इसके बाद आपको यहाँ पर नोट करना है बाजार नियंत्रण तथा मूल्य प्रणाली के प्रवर्तक। मतलब इन सभी के लिए आपको याद रखना है कि ये सभी किसके शासनकाल से संबंधित हैं? अलाउद्दीन खिलजी। और इनके लिए जो आपके दीवान मुस्तखराज, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, घरी कर, चराई कर, इन सब के प्रवर्तक किस कौन है? तो ये हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी ही हैं। तो आपको नेक्स्ट यहीं पर नोट कर लेना है बाजार, बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण तथा मूल्य नियंत्रण, बाजार नियंत्रण तथा मूल्य नियंत्रण प्रणाली ये किसने शुरू की? तो बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घरी कर, चराई कर किसने प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी। दीवान मुस्तखराज की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। ठीक है, इसके बाद आपको इसी में नोट कर लेना है, 1 सेकेंड, किसी की बीच बीच में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है ना, क्योंकि एकदम से मेरी टंग है ना पूरी, मतलब हालत मेरी ऐसी हो रखी है ना कि मैंने कुछ पिछले कम से कम 6 दिन हो गए होंगे मुझे, तब से मैंने इतने अच्छे से खाना भी नहीं खा पाया है। पता नहीं क्यों, ठीक भी नहीं हो रहा। दवाई भी मैंने ले ली। आप लोग बहुत मेरी केयर करते हो, थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम ये वाला मेडिसिन ले लीजिए और ये वाली जेल ले लीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतनी केयर कर रहे हैं। मैं भी अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ, बट ये नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। अभी जैसी सिचुएशन है उसी में फिर अच्छा करना सीखेंगे, क्या कर सकते हैं, है ना। या तो मैं इसी को लेकर बैठी रहूँ और 1 तारीख को आऊँ तब मैं आपको क्लास दूँ, तब तक तो मेरे पास कोई क्लास ही नहीं दे पाऊँगी ना मैं आपको। तो ये इस तरीके से तो बहुत प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, है ना। तो इसमें नोट करिएगा नेक्स्ट पॉइंट कि खिलजी, खिलजी ने ही, किसने? अलाउद्दीन खिलजी की बात कह रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने ही उपज का, उपज का, उपज का 50%, किसका? उपज का 50% भूमि कर, उपज का 50% भूमि कर, खराज। ठीक है, भूमि कर जिसे खराज बोला गया। देखिए एक एक चीज़ आपके लिए बताई जाती है कि भूमि कर जिसे खराज बोला गया। यही सब चीज़ें तो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और वहाँ पर आप लोग याद नहीं रखते हैं। आप लोग बस नॉर्मल सी चीज़ें याद रख के चले जाते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है, पता है। मैं पढ़ा रही हूँ, नो डाउट, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मैं आपको एक इस पॉइंट को लिखवाकर एक बहुत अच्छी स्टोरी बताती हूँ आज के इस लेक्चर में, जो मैंने कभी नहीं बताई। आइए हम जानते हैं, पहले इसको लिखते हैं के रूप में निश्चित किया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बताती हूँ। रिसेंटली मेरी बात एक लोग से होती है जिन्होंने मुझे बताया कि मैं पिछले 4 साल लगातार तैयारी किया। वो चूँकि टेक्निकल कोर्स से थे और टेक्निकल कोर्स से थे तो उन्होंने एग्ज़ाम भी जैसे जेई वगैरह के एग्ज़ाम दिए, एसएससी जेई के जो एग्ज़ाम होते हैं, अदर एग्ज़ाम्स भी दिए, लेकिन उनका किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ। इतना सारा पढ़ने के बाद भी लगातार 4 साल उस इंसान ने मेहनत की, लेकिन उनका सिलेक्शन कहीं पर नहीं हुआ। 4 साल बहुत होते हैं, पता है आपको, 4 साल बहुत होते हैं। जब 4 साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा हो गया था कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी, और कुछ कर गुजरने की चाह वो हमेशा से ही दिल में थी कि चाहे जो हो जाए मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। 5 साल उन्होंने 5 साल
उन्होंने 5वें साल कुछ नहीं पढ़ा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किया प्रैक्टिस। क्या किया? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं किया। प्रैक्टिस में क्या किया? जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन उसके क्वेश्चंस उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज से प्रैक्टिस किए, कभी यूथ से, तो कभी घटना चक्र से, तो कभी किरण इंस्टीट्यूट से, तो कभी किसी से, तो कभी किसी से, हर अलग अलग बुक्स से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की। और आज आपको बताऊं, आज आपको सुनकर इतनी खुशी होगी कि वो इंसान आज 5400 ग्रेड पे है। कितने पर? 5400 ग्रेड पे है। 5400 ग्रेड पे की सैलरी जाकर गूगल कर लीजिएगा कि कितनी सैलरी बनती है। आज वो व्यक्ति 5400 ग्रेड पे है, ग्रेड पे पर है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि उस व्यक्ति का कहना है कि मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की थी उस टाइम, चाहे वो मेरा टेक्निकल हो, वो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है वर्तमान में, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की उन्होंने। इतने ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए थे, वो बता रहे थे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए थे कि मुझे उन टेक्निकल क्वेश्चन जो गेट वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को जो है उन्होंने इस तरीके से पढ़ा कि उनको आंसर तक याद हो गए थे। कुछ कुछ क्वेश्चंस की, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात कह रही हूँ, कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वैल्यू तक उनको याद हो चुकी थी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। ये होता है पढ़ने का तरीका, कि पढ़ लिया, अब बहुत हो गया, अब हमको बस प्रैक्टिस करनी है। कितना पढ़ोगे भाई? पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, दैट्स इट। अब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस करो। मैं आप लोगों को बहुत बार बोल चुकी हूँ। आई विश आज इस जो आपको स्टोरी बताई गई है वो आप समझ गए होंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि ये जो स्टोरी जो मैं आपको बता रही हूँ, जो रियलिटी है, वो आप लोगों को एक दिन मैं ज़रूर से दिखा कर रहूँगी अपने इसी चैनल पर। बस थोड़ा सा सब्र करिए और मैं आप सभी को भी मिलवाऊँगी उस व्यक्ति से। और एक बात, केवल टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका सिलेक्शन अन्य 3 एग्जामों में हुआ। जैसे यूपीएसआई में भी सिलेक्शन हुआ, और भी जगह उनका सिलेक्शन हुआ। ये तो वो हैं जो मुझे पता है कि हाँ यूपीएसआई में भी हुआ था, यूपीएसआई में भी सिलेक्शन हुआ। बहुत अच्छी जॉब है, आप सभी को पता है। लोग मरते हैं यूपीएसआई के लिए, लोग मरते हैं टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, लोग मरते हैं 5400 ग्रेड के लिए, कितनी मेहनत करते हैं। आप सभी के सामने एग्जाम्पल है। आई विश आज आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों इतना फोकस करती हूँ। आखिर ऐसा क्या है? आखिर ऐसा बस इतना ही था, क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने लोगों से बात की है, मुझे पता है कि सिलेक्शन कैसे होता है। ठीक, आइए यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कौन सा शासक याद रखना है? आपको याद रखना है मुबारक खिलजी। क्या याद रखना है? मुबारक खिलजी आप लोगों को याद रखना है। मुबारक खिलजी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। अगर मैं मुबारक खिलजी की बात करूँ तो मुबारक खिलजी में याद रखिएगा, इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। अरे वाह! तो आपको बस नोट कर लेना है इसमें कि स्वयं को खलीफा घोषित किया, स्वयं को खलीफा घोषित किया। स्वयं को खलीफा किसने घोषित किया? वो किया था मुबारक खिलजी ने। ठीक है, किसने? मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा जो है घोषित किया था। ठीक, अगर मैं उपाधियों की बात करूं, क्या उपाधियों की अगर मैं बात करूं, तो उपाधियों में आपको याद रखना है कि मुबारक जो खिलजी हैं, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण करके रखी थी। तो उपाधियों में याद रखिएगा, इन्होंने उपाधि जो धारण करके रखी थी, उल इमाम उपाधि धारण करके रखी थी। उसके बाद आपको याद रखना है कौन सी, और आपको याद रखना है अल इमाम। ये 2 उपाधियाँ आपको इनकी याद रखनी है। बस आपको मुबारक खिलजी के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है। अब हम नेक्स्ट सुल्तान के बारे में जानते हैं, नासिरुद्दीन के बारे में। किसके बारे में? नासिरुद्दीन के बारे में, जिसने स्वयं के नाम का खतबा पढ़वाया था। पूछा जाता है किसने स्वयं के नाम का खतबा पढ़वाया? नासिरुद्दीन ने पढ़वाया था। ठीक, नासिरुद्दीन, नोटिंग यहाँ पर अपनी कॉपी में आप जो है यहाँ पर हेडिंग करिए, नासिरुद्दीन खुसरब शाह। ठीक है, नासिरुद्दीन खुसरब शाह। ठीक, तो नासिरुद्दीन खुसरब शाह आपको हेडिंग कर लेनी है। ठीक है, नासिरुद्दीन खुसरब शाह। ठीक, इस तरीके से हेडिंग करिए अपनी कॉपी में। नासिरुद्दीन खुसरब शाह के बारे में हम जानते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है नासिरुद्दीन खुसरब शाह के बारे में, हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हिंदू से परिवर्तित मुसलमान कौन था? दिल्ली सल्तनत का कौन सा आपका शासक था? तो ये था आपका नासिरुद्दीन था। ठीक है, हिंदू से परिवर्तित मुसलमान। ठीक है, हिंदू से परिवर्तित मुसलमान। ठीक है, मुसलमान था। इस चीज़ को आपको नोट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्या नोट करना है? नेक्स्ट आपको यहाँ पर नोट कर लेना है कि स्वयं का खतबा पढ़वाया। स्वयं का, किसका? स्वयं का इन्होंने जो है खतबा पढ़वाया था। स्वयं का खतबा पढ़वाया, स्वयं का खतबा जो है इन्होंने पढ़ाया था। ठीक,
इसके बाद हम बात करते हैं कि नासिरुद्दीन जो आपके थे, नासिरुद्दीन ने कौन सी उपाधि धारण करके रखी थी। अगर मैं उपाधि की बात करूं तो उपाधि में आपको याद रखना है, इन्होंने पैगंबर का सेनापति उपाधि धारण करके रखी थी। क्या? पैगंबर का सेनापति, पैगंबर का सेनापति नामक जो उपाधि है इन्होंने धारण करके रखी थी, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले से बता देती हूँ, जहाँ इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। इसके ही विरोधियों ने इसे इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है इसका नारा दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए कि किसके विरुद्ध जो है, इसके ही आपके जो विरोधी हैं, इसने इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है का नारा दिया था, तो वो नासिरुद्दीन के खिलाफ दिया गया था। तो इसके विरोधियों ने इसे इस्लाम का शत्रु, क्या? इस्लाम जो है इस्लाम का शत्रु बोला, इस्लाम का शत्रु बोला, और क्या बोला? इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है नारा दिया, और इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। आई एम सो सॉरी, मेरे साथ भगवान अभी विपरीत परिस्थितियाँ मेरी चल रही हैं कि मुझे जुकाम भी इसी टाइम होना था, तो आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन हार नहीं मानी है मैंने, ना ही मैं कभी मानने वाली हूँ, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह की अगर मैं बात करूं तो ये हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, स्वयं का खतबा पढ़ पाया। तीसरा, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको याद रखना है कि इसके विरोधियों ने ही इसी के खिलाफ एक नारा दिया था, इस्लाम का शत्रु बोला, और साथ ही साथ इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। इस्लाम का शत्रु किसे बोला गया? नासिरुद्दीन को। इस्लाम खतरे में है नारा किसने दिया, किसके खिलाफ दिया गया? नासिरुद्दीन के खिलाफ दिया गया, याद रखेंगे। सो आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखती हूँ। कल के लेक्चर में हमें दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश को पढ़ना है। आइए हम यहाँ पर कल के लेक्चर के लिए